हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी फूड का टेस्ट सॉर यानी कि खट्टा, बिटर यानी कि कड़वा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एसिड्स और बेसेस होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, you already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं और वो जो कलर चेंज करते हैं किसका, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। Whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue। लेकिन जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में और वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस इज एन नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कलर चेंज करके कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। और जो टर्मरिक है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, अ प्लांट बिलोंगिंग द डिवीजन थैलोफाइटा। जो लिटमस है ये एक पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का डाई होता है। और ये कहाँ से मिलता है? लीचन प्लांट से मिलता है। और लीचन प्लांट कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा की कैटेगरी से, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। और इसको हम यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। जब भी लिटमस पेपर, जब भी कोई सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। किसका? लिटमस का। There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, color petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called as acid-base indicators or sometimes simply indicators। जो नेचुरल इंडिकेटर्स और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स यानी कि लाल पत्ता गोभी के पत्ते, टर्मरिक हल्दी, और बहुत सारे कलर्ड लीफ होती हैं जैसे कि हाइड्रेंजिया की, पिट्यूनिया की और ग्रेनियम की। ये सब हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं और हम इन्हें या तो एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं और सिंपली इंडिकेटर्स भी कहते हैं। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? क्या आपने कभी नोटिस किया है जब सफ़ेद कपड़ों पे सब्जी का कोई दाग गिर जाता है और आप उसे साबुन से रगड़ते हो, तो जो साबुन क्या है, एक बेसिक नेचर का होता है। तो जब आप उसको साबुन को रगड़ते हो उसमें, तो कलर कैसा हो जाता है? वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water। और जब आप इसको बहुत सारे पानी से कपड़े को दोबारा से धोते हो तो फिर से कैसा हो जाता है? येलो टर्न हो जाता है वो कलर। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and base। आप लोग क्या कर सकते हो? सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? एक मेथिल ऑरेंज है और दूसरा फिनोल्फथलीन है। आप एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इन दोनों का भी यूज कर सकते हो। इन दिस चैप्टर वी विल study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आगे है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस।
अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये एक एक्टिविटी दे रखी है कि जो हमें लेबोरेटरी में करनी है, उसके बाद हम जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हमें इसमें फिलअप करना है। उसके बाद फिर एक और एक्टिविटी दे रखी है। इससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम किस एसिड और बेस की पहचान कैसे कर रहे थे, उनके कलर में चेंज होने की वजह से, यानी कि लिटमस वगैरह से वो कलर चेंज कर रहे थे। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि अपनी स्मेल चेंज करते हैं जब वो किसी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स को जो अपनी स्मेल चेंज करें एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे, उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फिर आपको फिर एक एक्टिविटी करने को बोला है। और यहाँ पे इस एक्टिविटी के बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेनिला, ऑनियन, क्लोव यानी लौंग को क्लोव बोलते हैं, इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में से कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जब आप वो वाली एक्टिविटी करोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आगे है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड या बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं। जब एसिड कोई भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और वैसे ही जब कोई बेस, NaOH एक बेस है, ये मेटल से रिएक्ट कर रहा है, ये हमें दे रहा है सॉल्ट, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। यानी एसिड और बेस दोनों ही जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमें एक सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब है मेटल के साथ में कार्बन भी प्रेजेंस होगी तब वो बनेगा मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब किसी मेटल के साथ जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे तो उसे हम बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ये एक्टिविटी करने को बोली है। इसमें क्या ले रखा है इनने, जो टेस्ट ट्यूब ए है, इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आया है वो ये रिएक्शन से बताया है। इसमें लिया है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को लिया है, उसकी रिएक्शन करवाई है HCl से जो कि एक एसिड है, तो हमें मिला 2NaCl जो कि नमक है यानी सॉल्ट है, और H2O वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और टेस्ट ट्यूब बी उसमें ले रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये मेटल ऊपर वाला मेटल कार्बोनेट है और नीचे वाला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन जब होगी किसी एसिड से तो ये भी हमें सॉल्ट देगा, H2O देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। और जो ये वाली रिएक्शन है लाइम वाटर वाली, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, जो कि दीवार में व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो हमें CaCO3 देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में H2O गैस रिलीज होती है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ये वाली रिएक्शन। अब आगे क्या है, आगे अगर वही वाली रिएक्शन मतलब हमें क्या मिली, CaCO3 और H2O मिला। अब इसी में जब हम बहुत ज़्यादा इसी रिएक्शन में मतलब इसी में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से एक्सेस कराएंगे, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जाएगी, इसी रिएक्शन में कार्बन प्लस कर दी है तो हमें मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। Limestone, chalk and marble are different form of calcium carbonate। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। तो लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल ये क्या है, अलग अलग तरह के कैल्शियम कार्बोनेट हैं, यानी इनका फॉर्मूला भी CaCO3 है, तीनों का, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल का।
All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water, जो कि हमने ऊपर रिएक्शन में देख लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट के तौर पे क्या देता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं? वो हम सभी को पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऊपर एक्टिविटी जो है उसमें भी उससे यही रिजल्ट आया कि एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है और जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को खत्म करता है, यानी उसे नलिफाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देख लेते हैं। NaOH ये एक बेस है, HCl एक एसिड है। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, और इससे हमें क्या मिलता है जब ये रिएक्ट करते हैं? NaCl और H2O वाटर। The reaction between an acid and a base to give a salt water is known as neutralization reaction। जब किसी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और वो सॉल्ट और वाटर देता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसे हम जर्नल में कैसे लिख सकते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन को, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमें क्या मिलता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं? सॉल्ट और है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कोई मेटल हो और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो तो वो बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक्टिविटी में हमें स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लेने को बोला है, जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है। कॉपर एक मेटल है और CuO इसका फॉर्मूला होगा। उसको हमें एक बीकर में लेना है और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। फिर बोला है कि हमें उसका कलर नोट करना है, कलर क्या होगा और कॉपर ऑक्साइड का क्या बनेगा। तो क्या होगा? दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब हम उसमें डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो वो बनेगा ब्लू ग्रीन कलर का। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिजॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। इसका कलर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो क्या बन जाएगा? कॉपर क्लोराइड। द जर्नल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन अस। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO की रिएक्शन जो है वो होगी HCl से, तो हमें मिलेगा CuCl प्लस H2O प्रोडक्ट में, और फिर बाद में हम इसे बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। ये वही बोला है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। जो मैंने अभी बताई वही बोला है इन्होंने भी। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें इससे पता चल गया कि मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर मिलता है। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल नहीं होना चाहिए वो और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water in activity 2.5। हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम वॉल्स पे व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस।
ये रिएक्शन हम देख मतलब पहले कर चुके हैं। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन एक नॉन मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये बना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो बेस है वो रिएक्ट होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इससे हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, ये भी बिल्कुल सिमिलर है बेस और एसिड के रिएक्शन की तरह। ऊपर जाके देख लेते हैं हम लोग वाली रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो मिला हमें सॉल्ट CaCO3 और H2O। CaOH का होल ट्वाइस एक बेस है, CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। आगे है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है। In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties which leads to this similarity in properties। हम section 2.1 में पढ़ चुके हैं कि इनमें कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज होती कैसे हैं, सिमिलरिटी कैसे होती है इनमें। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen ion on reacting with metal। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या जनरेट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है सारे एसिड्स में कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस आर एसिडिक। तो हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं ये जानने के लिए कि जितने भी कंपाउंड हैं वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं क्या या फिर वो एसिडिक होते हैं। यहाँ पर एक ये वाली एक्टिविटी दे रखी है बुक में, इसमें हमें 2 आयरन की नेल लेनी है यानी कीलें लेनी है और फिर इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करना है। एक बैटरी चाहिए होगी, बल्ब चाहिए होगा, उसमें सॉल्यूशन लेना है। इस बीकर में जो हम सॉल्यूशन डालेंगे वो किस चीज़ का लेना है, हमें एक्टिविटी में बोला है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब का हमें बारी बारी से सॉल्यूशन डालना है, एक एक करके देखना है और फिर क्या रिजल्ट हमें ये देखना है सॉल्यूशन डालने के बाद कि वो बल्ब ब्लो हो रहा है कि नहीं, यानी कि वो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। The bulb will start glowing in the case of acids as shown in figure 2.3। जैसे अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा उसमें बल्ब जला हुआ दिखाया गया था, तो ये सिर्फ किसके केस में होगा, एसिड्स में। अगर हम एसिड डालेंगे सॉल्यूशन में तो ही बल्ब ब्लो करेगा, बेस के केसेस में बल्ब ब्लो नहीं करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब आप उसमें ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन डालोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और अल्कोहल का होता है C2H5OH। जब आप इनको डालोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बेस हैं दोनों ही। Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution। बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। The electric current is carried through the acidic solution by ions। और करंट किसके द्वारा कैरी किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन के आयंस के द्वारा। Acidic acids contain H+ ion as cation and anion such as Cl negative in HCl। जैसे कि HCl एक एसिड है तो इसमें H पॉजिटिव क्या है, कैटायन है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं और एनायन जो निगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। इसी तरह से और भी दे रखे हैं, इनमें बताया है कि क्या कैटायन है और क्या एनायन है। और बोला है आगे रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. which can you conclude from the result in this activity? What can you conclude from the results in the activity? हमें alkalis लेने को बोले हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बोला है इनसे क्या रिजल्ट निकलेगा। आगे है What happens to an acid or a base in a water solution? एसिड्स और बेसिस का क्या होता है जब हम उसे वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं।
डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? क्या एसिड जो है आयन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं? एक्वस का मतलब होता है पानी वाला सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एक्वस को जलीय। यहाँ पे पानी में HCl को क्या किया है, हमने अभी ऊपर वो हेडिंग पढ़ी, उसमें क्या था, एसिड और बेस जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, HCl एक एसिड है, यहाँ पर ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिला हमें H3O पॉजिटिव आयन, या इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और Cl निगेटिव, यानी जो HCl है इसमें से H आयन जो है एलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये H3O पॉजिटिव देता है। वैसे ही हमने और रिएक्शन लिए, H आयन ले रखा है, उसकी रिएक्शन वाटर से कराई है तो हमें इस तरह से H3O पॉजिटिव आयन मिला है। You have seen that acid give H3O पॉजिटिव और H प्लस आयन इन वाटर। तो हमने देख लिया कि जो एसिड्स हैं वो या तो H3O पॉजिटिव आयन देते हैं या H प्लस आयन देते हैं वाटर में। Let us see what happens when a base is dissolved in water। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है जब हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। यहाँ पर NaOH लिया गया है रिएक्शन में, ये एक बेस है, जब इसकी रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं तो हमें Na पॉजिटिव और OH निगेटिव मिल रहा है। और फिर आगे और रिएक्शन है नीचे, इसमें KOH लिया है, KOH भी एक बेस है तो हमें मिल रहा है K पॉजिटिव OH निगेटिव। वैसे ही MgOH का होल ट्वाइस तो हमें मिलेगा Mg और OH निगेटिव। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन क्या आई कि जो बेस हैं वो क्या दे रहे हैं, OH निगेटिव आयन दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस हैं वो OH निगेटिव आयन जनरेट करते हैं वाटर में। बेसेस which are soluble in water are called alkalis। हमने इससे पहले वर्ड आया था एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या होता है, ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं हम एल्कलीज। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो सारे बेसिस होते हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। एल्कली एक ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कॉरेसिव। ये टच करेंगे तो इनका सोपी टच होता है, बिटर होते हैं और कॉरेसिव भी होते हैं नेचर में अपने। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। हमें इन्हें ना तो कभी टेस्ट करना चाहिए ना ही टच करना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ दीज इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज। पूछा गया है टेबल 2.1 में कौन कौन से एल्कलीज हैं। नाउ we have identified that all acids generate H positive and all bases generate OH negative. We can view the neutralization reaction as follows। तो अभी हमें इतना तो पता चल गया कि जो जितने भी एसिड्स हैं वो वाटर के सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं और जितने भी बेसेस हैं वो वाटर के सॉल्यूशन में हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उस रिएक्शन को इस तरह से दे रखा है कि किस तरह से एसिड का जो H वाला आयन है और बेस का OH वाला आयन है वो किस तरह से कंबाइन होके HOH यानी कि H2O देता है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, ये वार्निंग दी रहती है उन कंटेनर्स में जिसमें कंसंट्रेटेड एसिड या फिर कंसंट्रेटेड बेस होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला होता है, वो बिल्कुल प्योर होता है और बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one। यानी कि जब हम किसी एसिड और बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी उसमें से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालेंगे। The acid must always be added slowly to water with constant stirring। मतलब हमें
जब भी हम एसिड किसी पानी में डालें तो हमें धीरे धीरे डालना चाहिए और उसको स्टिर करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हिला लेना चाहिए। If water is added to a concentrated acid, the heat generate may cause the mixture to splash out and cause burns. अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड में पानी डालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाए उसमें, और वो हीट की वजह से मिक्सचर स्प्लाश हो जाए, यानी उस बीकर से जिसमें हम उसको बना रहे हैं उससे बाहर निकल जाए और उससे हम लोग जल भी सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो बीकर ही टूट जाए जिसमें हम उसको मिक्स कर रहे हैं। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइंस, जो हमने अभी देख लिए साइन, वार्निंग का साइन अभी भी जो देखा वही वाला, जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की पिटल्स में, मतलब जो भी हार्मफुल होता है, जो भी कंसंट्रेटेड होता है बिल्कुल, उसमें ये साइन लगा रहता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोनियम आयन पर OH नेगेटिव per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. यानी कि जब हम किसी भी एसिड और बेस में मतलब उसमें पानी मिला के उसका कंसंट्रेशन कम करते हैं तो उसमें उसके जो एसिड होगा उसमें हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयन कम होंगे और बेस में OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। और उस एसिड और बेस जिसमें डाइल्यूशन की प्रोसेस हो रही है उसे बोलेंगे हम कि ये एसिड और ये वाला बेस डाइल्यूट हो गया है।